हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब नवंबर 23 की एग्जाम्स की तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और हमारे सीए इंटरमीडिएट वालों से मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ सजेस्टेड कॉपीज हैं जिनको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिसके दो पर्पस रहेंगे। जिन बच्चों ने भेजी है उनका पर्पस ये है कि वो जान सके कि कहाँ कुछ गलती हुई है, हाँ, क्या कुछ गलत मार्क्स उनको मिले हैं या सही मार्क्स मिले हैं, उन्होंने क्या गलती की है, सुधार सके। और जो नवंबर 23 में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनको पता लग सके कि भाई क्या गलतियां हमको नहीं करनी है। सब कुछ आते हुए भी ऐसा नहीं हो कि हम प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन तो है लेकिन प्रेजेंटेशन कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वो चीजों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं मे 23 की एक कॉपी। चलिए जी, तो फटाफट से स्टार्ट कर दे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो पहला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसका सी पार्ट, और सी पार्ट में इनको 4 में से 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो भाई 4 में से 2 क्यों दिए गए? तो पहले आप लोगों को बढ़िया काम ये करिएगा कि इसके सजेस्टेड आईसीए ने जो है वो इशू कर दिए हैं। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो साथ में सजेस्टेड को भी लेकर के बैठे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और कैसे मार्क्स इनको मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले। बराबर से, मतलब मिल सकते थे लेकिन क्या कुछ गलती रह गई जिसकी वजह से नहीं मिले। तो फर्स्ट का जो सी पार्ट है बच्चे लोगों, वो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के गारंटी का क्वेश्चन है। बराबर, और गारंटी क्वेश्चन 131 कंटिन्यूइंग गारंटी का पार्ट है, जिसमें डेट से पहले कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है, कुछ डेट के बाद में हुई है, और कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, एस्टेट इतनी है, उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी पेपर जिस दिन आपका हुआ था उसी दिन मैंने इवनिंग पे डाल दिया था, तो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल भी जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप पूरा पेपर वहां से देख भी सकते हैं, सॉल्यूशन पूरा। चलिए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आइए वो चीज देख लेते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने बढ़िया तरीके से पहले 131 के हिसाब से कंटिन्यूइंग गारंटी को समझा दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। रिवोकेशन कैसे होता है डेथ के वक्त में, ये भी बढ़िया समझा दिया कि भाई जो लीगल हेयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन एक्चुअली लीगल हेयर की जगह स्टेट रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा बढ़िया रहता है इसके अंदर पॉइंट। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए थी, लेकिन डेथ के पहले के लिए होगा, ये भी इन्होंने बढ़िया चीज लिख दी। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब जगह आप लोग टिक भी देख रहे हैं कि बढ़िया राइट का टिक लगा हुआ है। अब यहां आकर के इन्होंने लिख दिया कि भाई 90,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आगे इन्होंने लिख दिया है कि 50,000 के लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहां एक जगह मामला गड़बड़ हो गया कि 45,000 का ही एस्टेट था, तो प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी 45,000 की ही होनी चाहिए थी। आप भले 90,000 मांग रहे हैं, अब 90 में से रिकवर तो 50 ही कर सकते हो, डेथ के बाद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, लेकिन उसमें से भी यहाँ पे 45,000 वाला मामला। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि जब भी आंसर लिखें देख लें पूछा क्या है, क्वेश्चन ढंग से पढ़े और कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए था। अदरवाइज इनको 4 में से जो 2 नंबर मिले भाई, उससे ज्यादा मार्क्स 3 3.5 नंबर हो सकता था, 4 में से 4 भी यहाँ पे मिल सकते थे, पहली गलती। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। इन्होंने उसके बाद में किया फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी पार्ट इन्होंने पहले किया। तो चलिए फर्स्ट का बी आपको मैं दिखाता हूं। डिविडेंड पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चे लोगों, और पूरा क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप लोगों से क्योंकि हम कॉपी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक कंपनी पिछले 3 साल से इस रेट से डिविडेंड दे रही है और कंपनी को करंट ईयर में लॉसेस है, लेकिन फिर भी इंटरम डिविडेंड दे सकती है। पिछले 3 साल का एवरेज 20% तक दे सकती है, लेकिन उन्होंने 10% दिया जो बिल्कुल परमिसिबल है। सेकेंड पार्ट में कंपनी ने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, फाइनल डिविडेंड वो 15% का किया है। अब बीओडीज जो हैं, बीओडीज ने 15% रिकमेंड किया है, जबकि शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि जब आपने इंटरिम भी 10 का दिया है तो हमको ये तो 20% मिलना चाहिए, और वैसे भी पिछले 3 साल का एवरेज 20% होता है तो उतना आपको देना चाहिए। तो पहला, अब ये क्वेश्चन सब ठीक है, लेकिन पूछा ये है 6 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 और 3 इनके मान के चलिए प्रोविजन के बेस पे। इंटरिम डिविडेंड क्या डिक्लेयर हो सकता है लॉस के केस में? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं है। पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं देना है, जो वैसे भी 20% होता है, इन्होंने तो 10 ही दिया, परमिसिबल है। अब यहाँ पे जब इन्होंने कहा कि भी ज्यादा डिविडेंड दो फाइनल वाला, तो बोर्ड जितना रिकमेंड करे उससे ज्यादा परमिसिबल है ही नहीं, बराबर से। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे सही है? बिल्कुल सही है। फाइनल रेट जो है वो 20% से ऊपर नहीं जाएगी, और बोर्ड ने अगर 15% अगर बोला है तो बिल्कुल उससे ऊपर जो है वो वैसे भी नहीं दी जाएगी। ये प्रोविजन में अपने को लिखना चाहिए था। अब देखिए भाई,
इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने देखो सबसे पहले बढ़िया तरीके से डिविडेंड की कंडीशन सारी समझा दी कि इंटरिम डिविडेंड कैसे पे करना है, किस तरीके से पे करना है। और बहुत बढ़िया, देखो आप सारे आपको टिक दिख रहे हैं, बढ़िया डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड बहुत अच्छा समझाया है, मैंने आंसर्स पूरे पढ़े हैं ये बराबर। तो बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया जैसा हमको प्रोविजन चाहिए था। और ये देखो ये पार्ट भी इन्होंने बहुत बढ़िया लिख दिया कि हाँ भाई इंटरिम डिविडेंड जो है वो 20% से ऊपर नहीं जाएगा बराबर, मतलब 20% जो है वो परमिसेबल है, बिल्कुल अलाउड है। ये सारा पार्ट तो इन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो इन्होंने लिखा है वो भी ठीक है कि लॉसेस अगर हो तो भी डिविडेंड का पेमेंट तो हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने यहां आकर के क्या कर दिया भाई, ये गड़बड़ कर दी। चूंकि नॉर्मल डिविडेंड का पार्ट था उसमें सिर्फ इतना लिखा जाना चाहिए था, भी आपको मैं सजेशन दिखा भी दूंगा कि भाई बोर्ड जितना रिकमेंड करे उससे ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन लॉसेस के केस में डिविडेंड की सारी कंडीशंस इन्होंने लिख दी जो रिक्वायर्ड नहीं थी। लिखा है तो गलत भी नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। और देन फाइनली इन्होंने इस बेस के ऊपर ये इन्होंने फाइनल आंसर में जाकर के आई थिंक ऐसे ही कुछ समझाया रहेगा, अभी चेक कर लेते हैं। देन इन्होंने ये चीज समझा दिया कि भाई बोर्ड जो है वो तो हाँ 15% दे रहा है जबकि एवरेज रेट 20% होती है जो अलाउड है, ये ऐसा कुछ इन्होंने दिया। तो फाइनल ये वाला आंसर भी थोड़ा मैच तो कर गया, लेकिन जो रीजन इसके पीछे का है वो रीजन हो गया गड़बड़। और इसीलिए इनको आप देखेंगे 6 में से 3.5 नंबर यहाँ पे मिले हैं बराबर। तो मुझे जहां तक लगता है कि 6 में से फर्स्ट पार्ट इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, उसे पूरे 3 में से 3 मिल गए लगते हैं। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है उसमें से सिर्फ आधा नंबर इनको मिला है, यहां आकर के एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर गए बराबर। तो यह मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर जो है वो दिक्कत हुई है, आंसर आते हुए बढ़िया नॉलेज होते हुए भी गड़बड़ कर गए। आपको मैं सजेस्टर दिखाता हूं, देखो आप देखेंगे कि यस सर ये तो बढ़िया चीज थी। यहाँ पे आप देखें ये रहा इंटरिम डिविडेंड, बहुत बढ़िया इन्होंने समझाया, प्रोविजन वोविजन सब कुछ सही दिया है। फाइनल डिविडेंड के लिए सिर्फ इतने से प्रोविजन की जरूरत थी कि भाई बोर्ड जितना रिकमेंड करे उससे ऊपर नहीं जा सकता, और वैसे भी परमिसिबल बोर्ड ने अगर इतना बोल दिया है तो उतने से ऊपर वैसे भी नहीं जाना है अपने को। यही इनको आंसर में लिखना चाहिए था, वहां पे गड़बड़ रह गई और इसलिए मार्क्स जो है वो कट गए बराबर से। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं जो इन्होंने किया है। तो अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किया है वो है फर्स्ट का ए। फर्स्ट के ए में भाई सिर्फ 1.5 मार्क्स मिले हैं, और 1.5 मार्क्स मिलना तो भाई बड़ा गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। देखते हैं, मुझे जहां तक लगता है मैंने जो पढ़ा था इन्होंने शायद प्रोविजन लेक कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्वेट इक्विटी शेयर पे है, मैंने ये पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है बराबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा मैं। तो स्वेट इक्विटी की रिक्वायरमेंट्स थी और 30% कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करना चाह रही है, चूंकि 15 और 25% जो एनुअल लिमिट और जो हमारी ओवरऑल लिमिट है वो है। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज अगर कोई भी है, इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो उसके लिए 10 साल तक 50% अलाउड है, तो ये तो परमिसिबल हो गया। सेकंड नंबर लॉक इन पीरियड वाला मामला गड़बड़ है। लॉक इन पीरियड कंपनी 5 साल का चाह रही है, देख सकते हैं आप, जबकि 3 साल से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। यही 2 क्वेश्चन पूछे थे, 3-3 मार्क्स के, मेरे हिसाब से ये 2 भी होने चाहिए। सिर्फ 1.5 नंबर मिला है, इसका मतलब कुछ तो भारी गड़बड़ हुई है। आइए चेक करते हैं, ये देखिएगा बहुत क्लियर कट है। फर्स्ट का ए पॉइंट इन्होंने जो लिखना शुरू किया बढ़िया, इन्होंने स्वेट इक्विटी का मीनिंग समझा दिया। यहाँ पे इन्होंने समझा दिया कि भैया 25% होता है, 15% होता है, और लॉक इन पीरियड जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया 3 इयर्स का होता है बराबर से। 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन एक्सीड, बट फॉर स्टार्टअप इट इज 5 ईयर। यहाँ पे राइट का साइन भले ही है लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिया है भाई, इन्होंने लिख दिया वैसे 3 साल होता है लेकिन स्टार्टअप कंपनीज के लिए 5 साल होता है। यहाँ पे सारी हो गई गड़बड़, और इतना प्रोविजन लिखने के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट पेपर पे अब गलतियां ही गलतियां होंगी। ये देखिए गलतियां होंगी। तो यहाँ इन्होंने समझा दिया कि वैसे 25% से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। तो हमने कहा सर फिर भी मार्क्स मिल गए, क्योंकि आईसीए ने इसके 2 आंसर दिए और एक आंसर के हिसाब से ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक बैठता है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने 5 ईयर परमिसिबल बोल दिया कि यस जस्टिफिकेबल है। जस्टिफाई क्यों है? बिकॉज की 5 ईयर्स अलाउड है स्टार्टअप कंपनीज के लिए, इसलिए ये जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ आंसर आकर के रॉन्ग हो गया पूरा का पूरा। और जैसा आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनको जो नंबर मिले 1.5 नंबर मिले। तो यहाँ मेरा सजेशन रहेगा कि भाई प्रोविजन को ढंग से यहाँ पे पढ़ना चाहिए था। यहाँ लैक ऑफ प्रोविजन की वजह से मार्क्स कटे हैं, यानी प्रेजेंटेशन की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ गड़बड़ है प्रिपरेशन की।
अब डी वाला जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं, ये एनआईए का हमारा एक क्वेश्चन था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसको भी मैं डिस्कस, साफ ही दिख रहा है और मैंने क्वेश्चन पढ़ भी लिया था पहले से, इनका आंसर पूरी तरह से रॉन्ग लिखा गया है। यहाँ पे एनआईए का एक क्वेश्चन था जो सजेस्टेड से देखिएगा, बढ़िया प्रेजेंटेशन होना चाहिए था। जब तक कोई चेक या कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका नेगोशिएशन तभी कंप्लीट होता है जब आपने एंड्रोस करके डिलीवरी कर दी हो, जो इसके अंदर नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से इनको ये शायद आंसर ही पता नहीं था, तो जस्ट अपने हिसाब से कुछ भी लिखा है तो मार्क्स नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे भी जो गड़बड़ है वो प्रेजेंटेशन की नहीं है, प्रिपरेशन की है डी वाले पार्ट में। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इन्होंने किया है सेकंड वाला, और सेकंड का ए वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस वक्त के अंदर, जहां इनको मिले हैं 4 में से 1.5, 1.5 नंबर ही मिला है। तो चलिए भाई, ये तो देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या गड़बड़ हुई है। चलिए अभी देख लेते हैं। अब यहां से हम लोग पहुंच गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आरसीए की सजेस्टेड मेरे साथ में है इस वक्त के अंदर, तो आप लोग देखते जाएं इसको। ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे नोट्स के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन है, प्रॉक्सी का एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रॉक्सी इसमें समझाया जा सकता है। तो ये प्रॉक्सी किस तरह से अपॉइंट होता है, क्या उसका रूल है। 48 आवर्स पहले हमारा फॉर्म जो है वो जमा हो जाना चाहिए, प्रॉक्सी फॉर्म होता है। और इफ मेंबर इज अनेबल टू अटेंड मीटिंग, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। और 2 प्रॉक्सीज अगर आपने भेजे हैं तो बाद वाला वैलिड रहेगा, बट ऑब्वियस है। और बाद वाला भी अगर है तो 48 आवर्स पहले होना चाहिए था। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो 2 लोग इसके अंदर परमिजिबल हैं। पहले वाले में x एक हमारा मेंबर है, उसके बाद y को भेजा है तो y परमिजिबल रहेगा। और सेकंड वाले के अंदर n जो है वो परमिजिबल नहीं होगा, m जो है परमिजिबल है। ऐसा कुछ आंसर के अंदर है। ये देखिए आईसी ने अपने बढ़िया से सजेस्टेड भी यहाँ पे आप लोगों को दे रखे। जैसा मैंने कहा कि पहले वाले में x और x ने अपॉइंट किया y को, तो y परमिजिबल है, दूसरे वाले में m परमिजिबल है। ऐसा हमारा ये क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी की है देखते हैं भाई। ओ हो, प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड व्हेन मेंबर इज अनेबल, ये राइट चीज थी। आईसीए ने इसको रॉन्ग किया है, मेरे हिसाब से इन्होंने रॉन्ग गलत किया है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा कि ये नंबर मिलने चाहिए थे, बट आई थिंक आईसीए का सजेस्टेड एग्जैक्टली इस पॉइंट की तरह नहीं है, बट ऐसा इन्होंने बाकी क्वेश्चंस में नहीं किया है, वहां मुझे लगता है गड़बड़ है। और प्रॉक्सी फॉर्म जो है, अच्छा ओके अब समझ में आया कि क्यों ये काट दिया। इन्होंने लिखा है मेंबर शेल फाइल ए प्रॉक्सी फॉर्म, 48 आवर्स इतना बढ़िया लिखा हुआ था, उसको कट करके इन्होंने 3 डेज कर दिया। आप लोग देख सकते हैं 48 आवर्स करेक्ट आंसर था हमारा, बराबर से इन्होंने 3 दिन वाला पॉइंट लिख दिया। 3 दिन वाला हमारा एक पॉइंट दूसरा था भाई, जहां अगर आपको इंस्पेक्ट करना है तो आप 3 डेज पहले अप्लाई करेंगे, वो वाला पॉइंट था, वो इन्होंने मिक्स कर दिया। यहां आकर के इनके मार्क्स कट गए, पर फिर भी कुछ मार्क्स मिलने चाहिए थे, जो मिले वो बहुत कम है। क्योंकि फाइनल आंसर जो स्टूडेंट ने लिखा है वो एकदम करेक्ट है, समझ रहे हैं। फाइनल आंसर के दोनों पार्ट जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, बट ये 3 डेज वाला मामला जो है वो यहाँ पे इस जगह पे गड़बड़ हो गया। बाकी फाइनल कंक्लूजन जो इन्होंने लिखा है कि भी जो मिस्टर एम यहाँ पे है वो अपॉइंटेड परमिजिबल रहेगा, और ऊपर वाले में इन्होंने लिखा है कि जो वाई है वो परमिजिबल रहेगा। तो ये दोनों पार्ट इनके सही हैं, बट यहाँ मुझे लगता है कि आईसीए ने थोड़ा सा खुला हाथ कर देना चाहिए था भाई। 4 में से 1.5 की जगह पे इनको 2.5 से 3 नंबर करीब दे देने चाहिए थे। बट आपको मैं बहुत सीरियसली बोल दूं, ऐसा सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आईसीए ने इसी तरह से अननेसेसरी में नंबर काटे हैं, नहीं, ये एक आध जगह ऐसा हुआ है। बाकी मैंने पूरा कॉपी चेक किया है, मार्क्स जो है वो बहुत मतलब सही तरीके से, अगर मैं भी चेक करूँ इस कॉपी को, तो इसी तरीके से मार्क्स जो है वो मिलने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन सेकंड का अगर सी पार्ट इन्होंने पहले किया, सी पार्ट में नंबर कितने मिले हैं। क्वेश्चन सेकंड का जो सी पार्ट है 4 में से 2 नंबर इनको दिए गए। आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हमारा क्वेश्चन होगा, पक्का है। तो यहां से आपको मैं दिखाऊं, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं आकांक्षा स्टील है। और अरे भाई क्वेश्चन स्टार्टिंग पे पहुंच गया है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
प्रोपराइटर है आकांक्षा स्टील के एसके जैन अपॉइंटेड करते हैं सतीश को अपना एजेंट। सतीश इंटरेस्टेड होता है वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम वेरियस ट्रेडर टू होम फर्म सेल हिज प्रोडक्ट। सतीश जो है वो 1,15,000 का कमीशन अर्न करते हैं और 4 लाख के सेल में से अपना 115 लेस करके बाकी का जो है वो भेज देते हैं। तो आपसे पूछा गया कि परमिसिबल है या नहीं है। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। हालांकि आईसीए ने इसके 2 आंसर्स बना दिए। पहला आंसर इन्होंने कपल विद इंटरेस्ट पे बनाया जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आईसीए ने बनाया है। लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने लिखा होगा, जहां पे राइट टू रिटेन का हमारा सेक्शन है कि एजेंट जो है वो अपना कमीशन, अपना जो उसने एडवांसेस वाला जो पैसा दिया, जो एक्सपेंसेस उसके हुए, वो सारे जो है वो रिटेन करके रख सकता है। तो ये पूरा प्रोविजन आना चाहिए था। और प्रोविजन आने के बाद फाइनल आंसर ये है कि बिल्कुल वैलिड है, आप ये डिडक्ट करके रख सकते हो। अब आप बच्चे लोगों खास करके देखिएगा इस बात को जो मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, प्रोविजन पूरा ढंग से एक्सप्लेन करिए, नहीं तो दिक्कत में आएंगे। अब सी वाला आंसर इनका बिल्कुल सही है। दिक्कत है लैक ऑफ प्रोविजन। इन्होंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि एजेंट शुड डिपॉजिट द मनी रिसीव ऑन द अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल बट ही शैल आल्सो डिपॉजिट द मनी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन और रेम्युनरेशन। जबकि इनको पूरा प्रोविजन लिख देना चाहिए था कि जो भी एडवांस पैसा आप देते हो, प्रोविजन लिखाओ ना पहले, तो एडवांस पैसा, कमीशन, अपने एक्सपेंसेस, वो पूरा प्रोविजन लिख के फिर फाइनल आंसर में लिखना चाहिए था कि हाँ भाई आप डिडक्ट करके रख सकते हो। और वो इन्होंने नहीं किया। इस वजह से मुझे लगता है इनके जो मार्क्स हैं वो मिले इनको सिर्फ कितने भाई, 4 में से 2 ही नंबर दिए गए, बराबर। प्रोविजन यहाँ पे लैग कर गया, नहीं तो 4 में से 2 पॉइंट और लिख देते तो 4 में से 4 नंबर बहुत बढ़िया थे। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पे आता था लेकिन पूरा नहीं लिखा, तो आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स उड़ गए हैं। चलिए जी, फिर इन्होंने सेकंड का ही बी पार्ट किया है। भाई क्या बात है, सेकंड का बी और सेकंड के बी के भी 2 पार्ट थे, एक तो इन्होंने किए नहीं है। 3 में से 2 नंबर मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं, 2 तो ठीक लग रहे हैं मुझे। अगर मिले हैं 3 में से 2 तो देख लेते हैं प्रोविजन क्या है, क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये रहा बी का फर्स्ट पार्ट, जहां पे एसएफआईओ ने कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन किया है और रीओपन करना चाह रहे हैं बच्चों। सेक्शन 130 का क्वेश्चन है, हम सबको अच्छी तरह से पता है। पिछले 8 ईयर्स के जो है वो ओपन हो सकते हैं, पिछले 8 साल के जो है वो ओपन किए जा सकते हैं। और 21-22 में आया है, 15-16 के ओपन करने हैं, 8 ईयर के अंदर है, तो बिल्कुल परमिसिबल है। बहुत बढ़िया सा सिंपल सा सेक्शन है और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 3 में से इनको 2 मिले हैं, तो एक इनसे क्या गलती हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, बहुत छोटी सी गलती है लेकिन गलती कीमत मांगती है। सब कुछ सही है, प्रोविजन बहुत बढ़िया लिखा है, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, इनकम टैक्स, सेबी, कंपिटेंट अथॉरिटी, सब कुछ ठीक है, इनका एप्लीकेशन लगाना वैलिड है। लेकिन जो मेन पॉइंट था 8 ईयर्स वाला, वो तो लिखा ही नहीं कि पिछले 8 साल की बुक्स को आप ओपन कर सकते हो। मेन पॉइंट गायब हुआ। फिर भी 3 में से 2 नंबर इनको दे दिए गए। मैं होता तो शायद आधा नंबर और कम देता, बट आईसी ने इस क्वेश्चन में खुले हाथ से नंबर दिया है। वहां पे जो नंबर काटे उसको थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कंपनसेट की तरह से हो गया इनका। 8 ईयर्स वाला जो मेन पॉइंट लिखना था कि पिछले 8 ईयर्स के लिए आप ओपन कर सकते हो, वो पॉइंट पूरे क्वेश्चन आंसर में से हाँ गायब है इनका। तो वहां आकर के फिर भी 3 में से 2 नंबर मिल गए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूरा इसका छोड़ ही दिया था, तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है। उसके बाद वाला इस क्वेश्चन के सारे पार्ट छोड़ दिए। इसका मतलब प्रिपरेशन जो है वो कमजोर हो गई। अब मेरा सजेशन यहाँ पे देखो, होता यह है कि अगले ये जो 2 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े, तो इसी का पार्ट था, ऑडिट का हमारा एक क्वेश्चन था जो इन्होंने छोड़ा लगता है, और एक क्वेश्चन इन्होंने एनआईए का छोड़ा है। एनआईए को लेकर के वैसे भी थोड़ा सा डर बना रहता है। फिर आपसे सजेशन रहेगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक एनआईए का दिया गया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके लिए वीडियो भी ऑलरेडी पड़ा भी होगा और मैं बना के डाल भी दूंगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के डिस्कस कर लेंगे। उसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, तो आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप एनआईए कम पढ़ रहे हैं तो फिर बाकी को स्ट्रांग करिए भाई। कंपनी लॉ में ये जो मार्क्स अननेसेसरी के कट गए वो नहीं कटने चाहिए थे, वही हमारा सबसे स्ट्रांग है। और आप लोग जानते हैं टोटल में से हमारा कंपनी लॉ ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बड़ा वेटेज है भाई, तो इसीलिए उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से करना जरूरी था। तो एनआईए कम कर रहे हैं तो फिर उसको जरूर मजबूत करिए, नहीं तो हम दिक्कत में आने वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो मैं अब आपको लेकर के चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ने जो अगला क्वेश्चन किया है फटाफट से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को पता लग जाए
और इनको भी पता लग जाए कि क्या कुछ गड़बड़ी हुई है। थर्ड का क्या बात है, बी पार्ट पहले ही गलत दिख रहा है। स्टार्टिंग ही इन्होंने क्रॉस लगा के कर दी भाई, ऐसा क्यों कर दिया। ये क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया, बी नंबर पार्ट पहले किया है इन्होंने, तो बी चेक कर लेते हैं भाई। 2000 मेंबर्स हैं, कैपिटल इतना है, और 6 लाख जिनके पास कैपिटल है, 50 मेंबर्स है, वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं। स्पेशल नोटिस वाला हमारा जो सेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। 1% ऑफ आपके पास में या तो कैपिटल का हो या 5 वोटिंग पावर हो या 5 लाख का आपके पास कैपिटल हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में इन्होंने 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का ये होना चाहिए। पहला पार्ट क्या पूछा इन्होंने, एडिक्वेट नंबर कितने हैं, तो एडिक्वेट नंबर तो परमिसिबल है क्वेश्चन के अंदर। और क्या कंपनी बाउंड है क्या मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, बिल्कुल भाई, इनको कम से कम 14 डेज पहले बताना पड़ेगा। आप मेंबर को इंटीमेट करोगे, ऑडिटर को इंटीमेट करोगे, ये सारे प्रोविजन जो है वो आंसर में आने चाहिए। ये देखिए स्पेशल नोटिस का हमारा प्रोविजन है 11140 में भी है, साथ में सेक्शन 115 भी लगता है। क्लास में हम लोगों का डिस्कस वाला पॉइंट है ये बढ़िया तरीके से। तो अच्छा खासा इसका जो आंसर है वो 4 नंबर में है। जितना आईसीए ने लिखा उतना नहीं भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी बढ़िया आंसर है। अब 3 के बी में इनको जो मार्क्स मिले हैं भाई, ओहो, 4 में से एक ही नंबर, यहां पंगा है। सबसे पहले आंसर स्टार्ट हुआ, स्पेशल नोटिस इज गिवन बाय मेंबर्स टू द कंपनी टू और एनी रिजोल्यूशन गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जनरली ये वाला मामला पहले नहीं लिखना चाहिए था। जनरली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग, ये बिल्कुल सही था। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर भी ठीक है। फिर इन्होंने परसेंटेज भी बराबर दिए, 1% भी बिल्कुल बढ़िया समझा दिया, पेड अप कैपिटल भी बढ़िया दे दिया। आगे इन्होंने स्पेशल नोटिस वाला पॉइंट, बच्चों काट छाट कम करो भाई, काट छाट कम करो बराबर से। यहाँ कॉपी थोड़ा सा क्लीन रखिए, इतना काट छाट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आकर के जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लगता है। The special notice is only required when the auditor living has not completed his tenure। और अब देखो special notice is only required जब उसने टाइम नहीं पूरा किया। Yes, the notice was given by the adequate number of members। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी। अब मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, तो 2 में से 1 नंबर मिले। सर 2 में से 1 ही क्यों मिला, 2 में से 2 क्यों नहीं मिले? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने इतना कटवट किया है सब जगह पे, तो वहां का इंप्रेशन हमारा बैठ जाता है। कुछ चीजें जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं आती है, वो उसका 1 नंबर यहाँ पे जरूर कटा होगा। सेकेंड पार्ट तो भाई बिल्कुल ही लगभग छोड़ ही दिया इन्होंने, ये समझो कंपनी इज नॉट बाउंड टू साइन। अरे गलत हो जाएगा, कंपनी को पूरा आपको बताना चाहिए था, 14 डेज पहले नोटिस जाएगा, हाँ देन रिप्रेजेंटेशन आएगा, हम सारे मेंबर्स को सेंड करेंगे, ऑडिटर भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, वो सब यहाँ पे होना चाहिए था, जो नहीं लिखा। ये 2 नंबर तो बिल्कुल ही उड़ गए, और उस 2 में से 1 नंबर इनको मिल गया। तो ऐसे मिले हैं इस क्वेश्चन के अंदर इनको मार्क्स। तो सर गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पे मुझे दोनों गड़बड़ लगती है। प्रिपरेशन भी आई थिंक प्रोविजन समझ में नहीं आया लगता है, और प्रेजेंटेशन की गलती तो होगी ही अगर प्रिपरेशन हमारा नहीं होगा तो। थर्ड का ए पार्ट देखें, थर्ड के 8 पार्ट में से 6 में से 4.5 नंबर मिले, भाई हाईएस्ट मार्क्स मुझे देखने को मिले। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने आंसर लिखा, एक जगह गलती कर गए, तो देखें कहाँ गलती हो। हाँ जी, अरे भाई इसको क्या हो गया, फ्रीज। हाँ जी, तो यहां से आप लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीएसआर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में सीएसआर की रिक्वायरमेंट पूछी है, जहां आपको नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट निकालना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। देन उसके बाद में क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है सीएसआर, तो सीएसआर है कि नहीं। फिर जो सीएसआर कमेटी बनती है, सीएसआर कमेटी में यहाँ कुछ लोगों के नाम दिए, एमडी रोहित, भावना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेंकटेश, ईशा, मोहित, मुस्कान डायरेक्टर हैं। तो कौन कौन आना चाहिए था? 3 लोगों की कमेटी इसके अंदर बनती है। उस तरीके से ये प्रॉपर मामला हमारा होना चाहिए था, बराबर। तो अब इसमें देखें अगर अपन इस पूरे पार्ट को, तो आंसर जो इन्होंने दिया देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सीएसआर की सारी रिक्वायरमेंट दे दी गई है। नेटवर्थ का मीनिंग कैलकुलेशन का सारा पार्ट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद में सीएसआर कमिटी में कौन कौन लोग होने चाहिए थे उसकी एक रिक्वायरमेंट इन्होंने दे दी है। हाँ, 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो 3 लोगों को लेना जो है वो करेक्ट है। ये सब आंसर के अंदर हमारा यहाँ पे दिया गया है,
बराबर से। अब इन्होंने आंसर में क्या लिखा है आइए चेक कर लेते हैं। देखो पहला तो बहुत बढ़िया पॉइंट, फर्स्ट क्लास तरीके से जो रिक्वायरमेंट है सब दे दिया, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ और मोर, बढ़िया रिक्वायरमेंट दे दी। देन उसके बाद में CSR कमेटी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दे दी, कितने लोग होने चाहिए ये भी सब समझा दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ ये भी लिख दिया कि 3 और मोर होने चाहिए, जिसमें से 1 शुड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया प्रोविजन है। यहाँ पे भी देखो कैलकुलेशन भी एकदम सही है, 520 करोड़ रिक्वायरमेंट है CSR की, फर्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लिख दिया। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था भाई ये देखें पर एक बार, 6 नंबर का था, तो मुझे लगता है ये 3 में से 3 नंबर तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ले गई। सेकेंड पार्ट में आकर के मामला गड़बड़ हो गया, 3 और 1 इंडिपेंडेंट लिख दिया इन्होंने। CSR कमिटी फिल द अबव प्रोविजन रिक्विजिशन इन पॉइंट्स रिटन अबव। ये देखिए आप, ये इन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे आप देखो, आप इनका आंसर यस दिस डिसीजन इज नॉट करेक्ट, डिसीजन इज नॉट करेक्ट लिख दिया भाई, गड़बड़ हो गया। इनको लिखना 3 डायरेक्टर्स एंड 1 इंडिपेंडेंट लिखना था, उसे आपसे तो 4 लोग होते हैं। तो यहाँ कहीं पे लिख कर गए ये और लिख कर गए, तो भाई थोड़े मार्क्स यहाँ पे उड़ गए और 3 में से 1.5 नंबर ही मिला है मुझे लगता है। तो 3 में से 3 पूरे मिल गए, 1.5 4.5 नंबर जो है 4.5 यहाँ मिल गए। तो यहाँ आकर के एंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन गड़बड़ हो गया। बहुत केयरफुली आप लोग पेपर को करें, ऐसी गलतियां वहां नहीं कर दें, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया है पूरा का पूरा। डी वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन था प्रीएम्बल का, और प्रीएम्बल का मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ा नहीं है, तो उतने मार्क्स मिले नहीं है। अगेन एक क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। सी पार्ट देख लें अपन की था किसका। सी पार्ट इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, और सी पार्ट जो है वो किसका था भाई। अगेन है ना ये कमजोर है ना, ये कमजोर, जबकि ये क्वेश्चन सिंपल था, फिर भी है ना ये इन्होंने छोड़ा। तो बच्चे लोगों है ना ये को छोड़ने का गलती या तो करो मत, और अगर कर रहे हो तो कम से कम बाकी प्रोविजन या कंपनीज एक्ट वगैरह के जो पोर्शन है उसको बहुत मजबूती के साथ तैयार करो, तभी अपने को मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आखिरी बच रहा है भाई इनका, जो इन्होंने किया 5th वाला। एक क्वेश्चन आपका चॉइस का होता है, तो इन्होंने 5th क्वेश्चन कर लिया है 4th की जगह पे। 5th क्वेश्चन की मार्किंग भी अगर मैं यहाँ साइड में देख पा रहा हूँ तो ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, 17 में से 4 मार्क्स ही है, 5 में से 1.5, 2 क्वेश्चन तो इन्होंने किए नहीं है, एक में मतलब किया है लेकिन 0 मार्क्स है, एक छोड़ ही दिया है। 2 क्वेश्चन जो किए उनमें भी कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है, देखिएगा आप लोग मेरे साथ में। 5th का बी पार्ट सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, चार्ज वाले चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, और 5th के बी में ये क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 80 का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पहले पार्ट में पूछा गया है कि चार्ज अगर करवाते हम तो चार्ज की एसेट अगर कोई भी परचेज करे तो प्रेजम्पशन लेके चलते हैं उसको नॉलेज होगा, वही अपना डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बेस पे। साथ में टाइम लिमिट के ऊपर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, तो टाइम लिमिट का एक पार्ट यहाँ पे है, तो वो चीज भी हम लोग चेक करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने, अच्छा आईसीए ने, आपको एक चीज बढ़िया बताऊं, आईसीए ने इसके 2 आंसर दिए हैं। इस क्वेश्चन का भी आईसीए जो है उन्होंने 2 सजेस्टेड प्रोवाइड किए हैं। एक तो नॉर्मल सा फर्स्ट प्रोविजन आ गया, टाइम लिमिट में एक डायरेक्ट पॉइंट था कि 30 दिन का आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ अल्टरनेट आंसर में अगर आपने नोट्स और बुक में देखा हो तो 2 नवंबर 18 से पहले और बाद के लिए 2 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी समझाए आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, ऐसा आईसीए ने भी कहा है। अब इनका अगर आंसर देखूं तो बहुत परफेक्टली, बहुत सरप्राइज भी था ये देख करके कि चार्ज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत कम लोग तैयार कर दे, लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से सारे प्रोविजन इन्होंने जो है वो चार्ज वाले बहुत बढ़िया समझाए, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, जितना कुछ मैटर होना चाहिए। तो आप सबसे बढ़िया चीज देखें, हर जगह कहीं पर भी रॉन्ग का साइन ही नहीं है, सब जगह करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सही है। इन्होंने वो वाला सिस्टम लिया है कि अगर नवंबर से पहले चार्ज क्रिएट होता, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इन्होंने 2 नवंबर वाली डेट नहीं लिखी है, बस ये लिख दिया बिफोर कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट। यहाँ थोड़ा सा मामला है गड़बड़, लेकिन फिर भी जो लिखा है 30 डेज, 300 डेज, देन उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर भी जो इनको लिखना चाहिए था 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर एडवर्डम ड्यूटी भर के 30 दिन वाला पार्ट और मिल जाता है आपको 60 दिन वाला, वो सब इन्होंने परफेक्ट लिखा। लेकिन फिर भी 5 में से इनको 2.5 नंबर ही दिए गए, 5 में से हाँ 2.5 नंबर, 2.5 सेकेंड पार्ट के।
तो मुझे लगता है कि कम से कम 4 नंबर यहाँ पे आने चाहिए थे। 2-1 नंबर का यहाँ पे लिख मुझे लगता है मेरी तरफ से, हाँ, कि आईसीए को नंबर और देने चाहिए थे। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है, टाइमिंग वाइमिंग के सारे पॉइंट्स भी इन्होंने लिखे, यहाँ 2-1 नंबर और मिलने चाहिए थे। हालांकि इनके मार्क्स में इन 2-3 नंबर से ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे नंबर 2-1 नंबर और होने चाहिए थे। अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया आंसर लिखा है। नेक्स्ट पार्ट में सी नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, और सी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 0 मार्क्स नहीं, 0 नहीं, ये रहा, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन है। 0 मिले भाई, 0 मिले हैं, ऐसा क्या हो गया? हाँ समझ में आया मुझे, मैंने क्वेश्चन देखा था ये, और ये क्वेश्चन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, जहां लिख कर गई है, प्रिपरेशन नहीं थी इस क्वेश्चन की, इसलिए मार्क्स बिल्कुल जो है वो कम आए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था कि अगर कोई पर्सन गुड्स का ओनर नहीं है तो क्या वो गुड्स को प्लेस पे रख सकता है। मजेदार बात बताऊं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका अभी वाला है उसमें तो इसका आंसर ही है, लेकिन नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप जो सोगा में पड़ा हुआ है, वो भी अगर किसी को दिमाग में रह जाए, मर्केंटाइल एजेंट, जॉइंट ओनर्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिसके पास में गुड्स है, वो सारे आंसर भी यहाँ पे काम आ जाते। क्या उसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा ज्यादा, लेकिन यहाँ के बेस पे भी अगर आंसर लिखा जाए तो ये देखिए आईसी का आंसर आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा, ये देखिए प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट 178 ए, बहुत सीधा सा है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा जिसके बाद लिमिटेड इंटरेस्ट हो 179, ये भी नोट्स में दे रखा है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, को ओनर इन पोजीशन, को ओनर वाला पॉइंट, और जहां एक सेलर या बायर ने पोजीशन में आने से पहले प्लेज पर रख दिया तो वैलिड माना जाता है, तो ये पॉइंट्स वहां पे होने चाहिए थे। इनके पॉइंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं करे, मेरे ख्याल से ये आंसर इनको समझ में नहीं आया होगा, तो अपने हिसाब से इन्होंने लिख दिया, इसलिए मार्क्स मिले हैं 0। तो यहां जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है प्योरली प्रिपरेशन की। चलिए जी, आखिरी नंबर हम लोग पहुंच गए, लास्ट क्वेश्चन इनका ए नंबर क्वेश्चन, और 5th के ए में इनको मिले हैं 5 में से सिर्फ 1.5 नंबर, 1.5। भाई बोनस इशू का हमारा एक क्वेश्चन था, और बोनस इशू के क्वेश्चन में इन्होंने जो एक प्रोविजन लिखा, देखिए आपको मैं अभी क्वेश्चन बता दूंगा, पहले इस बार आंसर पढ़ देता हूं मैं। अब क्वेश्चन का एक पार्ट जो कैलकुलेटिव था वो बहुत फर्स्ट क्लास है, क्योंकि 1 लाख के इशू करने और 1 करोड़ के इशू करने, और 1 करोड़ हमारे पास में है तो एकदम बढ़िया हम ये इशू कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा। कंडीशंस पूछी गई थी, यहां लिख देखिएगा, कंडीशन के नाम पे इन्होंने लिखा फुली पेड अप शेयर होने चाहिए, और कंपनी जो है उसके पास फ्री रिजर्व वगैरह में इक्विटेबल अमाउंट, ये तो इसी का पार्ट हो गया। तो कंडीशन के नाम पे तो एक ही आया कि फुली पेड अप बोनस शेयर होने चाहिए थे, जबकि अगर आप आईसीए का आंसर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आईसीए ने क्या लिखा है। जब कंडीशंस पूछी है तो ये देखिए इतनी सारी कंडीशंस हमारी थी, क्वेश्चन भी बड़ा था। आर्टिकल्स में होना चाहिए, बोर्ड रिकमेंड करेगा, नॉट डिफॉल्टेड होना चाहिए इंटरेस्ट के अंदर या फिक्स डिपॉजिट के पेमेंट के अंदर, उसके अलावा स्टेचुटरी ड्यूज वाला पॉइंट हमारा था, फिर फुली, तो एक ही कंडीशन मैच हुई है खाली। तो इस वजह से इनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स पूरे के पूरे उड़ गए यहाँ पे। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत रह गई कि कंडीशन, मुझे जहां तक लगता है इनको कंडीशंस आती भी होंगी कि जो इतना कर सकता है वो कंडीशन भी लिख सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आई थिंक 5 में से 1.5 नंबर इनको मिला है, कंडीशन जो एक लिखी उसके मार्क्स मिल गए, और बाकी फाइनल आंसर के मार्क्स इनको मिल ही गए इसके। बाकी अगर कंडीशंस लिखी होती तो बहुत आराम से 4 मार्क पे जाते, और मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि इनको ये आती होंगी जरूर। इतना पोर्शन जिसको आता है उसको बाकी कंडीशंस भी जरूर आती होंगी, लेकिन आई थिंक कंडीशंस वाले पॉइंट को इतना सीरियसली लिया नहीं, पूरी लिखी नहीं, और इसलिए मार्क्स जो हैं वो कट गए। हाँ जी, तो क्योंकि क्वेश्चन जो था उसमें क्लियर बोला गया था, द बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशन ऑफ इशूइंग बोनस शेयर अंडर प्रोविजन, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द कंपनी में प्रोसीड फॉर ए बोनस इशू। तो 2 पार्ट हमारे हो गए, तो प्रोसीड वाला पार्ट तो लिख दिया आपने, कंडीशन वाला पार्ट नहीं लगा, इसलिए मार्क्स कट गए। तो ये पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में कर दिया, तो बहुत आराम से इसको देखिएगा, सजेस्टेड साथ में लेकर के, ताकि आपको पता लगे कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या लिखते हैं, और कहाँ पे हमारे मार्क्स जो हैं वो लिख कर दे। ये सारी जो बातें थी वो इन सब चीजों के लिए थी। चलिए जी, तो बच्चे लोगों, होप सो कि जिनकी कॉपी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और बाकी लोग जो नवंबर की तैयारी कर रहे होंगे वो भी देख लेंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, कहाँ पे मार्क्स कटे, क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो बढ़िया प्रिपरेशन भी करिए, बढ़िया प्रेजेंटेशन भी करिए जल्दी ही, और बाकी कॉपीज और बहुत सारे वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बढ़िया तैयारी करिएगा, जुड़े रहिएगा।